आज हम पढ़ेंगे लेखांकन परंपराएं। मैंने आपको बताया था कि लेखांकन सिद्धांत दो भाग होते हैं। एक तो लेखांकन अवधारणाएं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और दूसरी है लेखांकन परंपराएं। उपयोगिता एवं महत्व के अनुसार कुछ चीज़ें अधिकाधिक प्रचलन में आ जाती है और धीरे धीरे जीवन का आवश्यक अंग बन जाती है, जिन्हें बाद में प्रथाओं या परंपराओं के नाम से जाने जाता है। और ये परंपराएं भी धीरे धीरे सर्वमान्य हो जाती है तथा नियम, सिद्धांत या अवधारणाओं का रूप ले लेती है। लेखांकन में भी बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं। इन परंपराओं का अगर हम अनुसरण नहीं करते हैं तो सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं होती है, लेकिन इनका पालन करने से लेखों की उपयोगिता अवश्य बढ़ जाती है। वर्तमान में लेखों को अधिकाधिक उपयोगी बनाए जाने के कारण ही लेखांकन में बहुत सी परंपराओं का पालन किया जाता है। और पहली जो परंपरा है वो है रूढ़िवादिता की परंपरा, या इसे हम कह सकते हैं अनुदारवादिता की परंपरा या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवादिता का तात्पर्य यह है कि किसी भी लेखा अवधि विवरण में समस्त तथा संभावित हानियों का, चाहे उनकी वास्तविक राशियों का पता भी ना हो, पर्याप्त आयोजन किया जाए। अर्थात एक लेखापाल को लेखा कर्म करते समय सभी संभावित हानियों के लिए व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए, परंतु लाभों की पूर्ण आशा नहीं करनी चाहिए। इसे लेखांकन में सुरक्षा की परंपरा या बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इस परंपरा में लेखांकन के उपयोग के निम्नलिखित उदाहरण हैं, जैसे डूबत एवं संदिग्ध ऋणों तथा भट्टे के लिए देनदारों का आयोजन का निर्माण करना। दूसरा, स्टॉक का लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर मूल्यांकन करना। विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ावों के लिए आयोजन करना। लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन ना करना। अनिश्चित जीवन काल वाली अमूर्त संपत्तियों जैसे ख्याति को अपलिखित करना। वास की सीधी रेखा पद्धति की तुलना में अपलिखित मूल्य विधि को अपनाना। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को प्रीमियम की चुकाई गई राशि के बजाय समर्पण मूल्य पर चिट्ठे में दिखाना तथा ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम का उनके निर्गमन के समय ही प्रावधान करना। लेखांकन में इस परंपरा के पालन से शुद्ध लाभ कम हो जाते हैं और चिट्ठे में संपत्तियों व पूंजी को कम मूल्य पर तथा दायित्वों एवं आयोजनों को अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है। इस परंपरा का दुरुपयोग करने से गुप्त संचय के निर्माण की संभावना बढ़ जाती है, जो कि अवैधानिक है। दूसरी जो लेखांकन परंपरा है वो है पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। इसका तात्पर्य है कि सामान्यतः एक व्यवसायी को सब कुछ अपने जो वित्तीय लेखे हैं उनमें सब कुछ प्रकट करना, सब कुछ प्रदर्शित करना होता है। कुछ भी उसको सीक्रेट नहीं रखना है, छिपाना नहीं है। वर्ष भर किए गए व्यवहारों का सारांश अंतिम खातों के रूप में प्रकट किया जाता है। लाभ हानि खाता वर्ष भर की क्रियाओं का प्रतिफल दर्शाता है, तो चिट्ठा वर्ष के अंत की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इन अंतिम लेख विवरणों में स्वामी, ऋणदाताओं, बैंक कर्मचारियों, सरकार, समाज आदि सभी का हित होता है, और इन्हीं पर विश्वास करके वे उनमें जो सूचनाएं होती है उससे प्रभावित होकर वे अपना निर्णय लेते हैं और व्यवसाय में निवेश करते हैं। अतः कुशल लेखापाल को चाहिए कि उसके द्वारा तैयार किए गए विवरण पत्र पूर्णतया सत्य हो तथा समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं को उसमें दिखलाया जाए। अस्पष्टता या असंदिग्धता उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई भी छुपाना नहीं चाहिए। इस परंपरा के आधार पर ही वर्तमान में अधिकांश कंपनियां पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े, अनुसूचियों के रूप में विस्तृत सूचनाएं आदि शामिल करती है। एक लेखापाल को अंतिम खाते बनाते समय निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहला, स्थायी संपत्तियां
विनियोग तथा स्कंद किस आधार पर स्थिति विवरण में दर्शाए गए हैं। पिछली लेखा अवधि एवं वर्तमान लेखा अवधि के लेखांकन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हो तो उनको स्पष्ट करना चाहिए तथा इसका अंतिम खातों पर पड़ने वाला प्रभाव भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। जो तथ्य लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हो उन्हें नीचे टिप्पणी के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए। अंतिम खातों में किन किन तथ्यों को कम से कम अवश्य प्रकट किया जाए, इस संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम में चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते का प्रारूप दिया गया है। तो यह थी लेखांकन परंपरा पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा। अब आपको बताएंगे तीसरी परंपरा महत्वता की परंपरा। इस परंपरा के अनुसार एक लेखापाल को उन्हीं तथ्यों एवं घटनाओं को वार्षिक लेखों में प्रदर्शित करना चाहिए जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्व के हो। व्यावसायिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण व सारहीन बातों की उपेक्षा करनी चाहिए। कौन सी घटनाएं एवं तत्व महत्वपूर्ण हैं, यह व्यवसाय के आकार, प्रकृति एवं स्वामित्व को देखते हुए उसके स्वविवेक पर निर्भर करती हैं। कोई एक सूचना किसी व्यवसाय में निरर्थक हो सकती है, वहीं दूसरे व्यवसाय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। निरर्थक व कम महत्व की बातों को अंतिम खातों में प्रदर्शित करने से अंतिम खाते अनावश्यक रूप से बड़े हो जाते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाओं का महत्व गौण हो जाता है तथा उनकी उपयोगिता भी कम होने लगती है, अतः समय एवं श्रम का भी अपव्यय होता है। इस संबंध में निम्नलिखित दो बातों की तरफ अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या जो भौतिक सूचना देती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं उसी रूप में न देकर वैकल्पिक ढंग से देने पर क्या वह संबंधित पक्षकारों के निर्णय को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। जैसे वर्ष के अंतिम दिन एक बड़े व्यवसाय में बची हुई ऑलपिनों की गणना करना, पूरी तरह काम न ली गई पेंसिलों या कार्बनों का स्टॉक के रूप में प्रदर्शित करना व पूर्ण विवरण देना लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है, लेकिन ऐसी सूचना विस्तृत रूप से देने से समय व शक्ति को व्यर्थ करना है। इसे कुल मिलाकर स्टेशनरी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या पूर्ण शुद्धता आवश्यक है? क्या सापेक्षिक शुद्धता से काम नहीं चल सकता? करोड़ों रुपए के व्यवसाय के अंतिम खातों में मदों को पैसों तक प्रदर्शित करना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इन्हें निकटतम गणना में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी परंपरा के आधार पर यह तथ्य भी सामने आता है कि क्या सभी प्रकार के व्ययों एवं छोटी मोटी संपत्तियों के लिए भी अलग अलग खाते खोलना आवश्यक है। उपयोगिता के आधार पर ही छोटे छोटे खर्चों को विविध व्यय के नाम से सम्मिलित कर लिया जाता है तथा छोटी छोटी संपत्तियों को उसी वर्ष में खर्चों के रूप में मानकर अपलिखित कर दिया जाता है, जैसे छोटी छोटी स्टेशनरी इत्यादि। ये थी लेखांकन की तीसरी परंपरा महत्वता की परंपरा। लेखांकन की चौथी परंपरा है संगति या एकरूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। लेखांकन में बहुत से व्यवहार व्यक्तिनिष्ठता से अधिक प्रभावित होते हैं तथा समय एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्रचलित पद्धतियों में परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे वास की रीतियाँ, संचय एवं आयोजन, काल्पनिक संपत्तियों का अपलेखन इत्यादि। लेखा अवधि के आधार में ऐसा परिवर्तन लेखों की तुलनात्मकता को नष्ट कर देता है, जो विभिन्न पक्षकारों के निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि इस परिवर्तन को बिना ध्यान में रखे हुए निर्णय लेते हैं तो वे अत्यंत खतरनाक होते हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से लेखा अवधि के रिकॉर्डों में एक रूपता रखने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। लेखापाल को यह चाहिए कि जिस पद्धति या विकल्प का एक बार चुनाव कर ले, यथासंभव उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करे, और यदि परिवर्तन भी करना हो तो इस प्रकार के परिवर्तन एवं उसके अंतिम खातों पर पड़ने वाले प्रभाव को एक टिप्पणी के रूप में अवश्य दिखावें।
जैसे डेप्रिसिएशन की अगर वो पद्धति स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर रहा है तो उसे बार बार उसे चेंज नहीं करे, उसमें उसको लंबे समय तक वही पद्धति कायम रखें। तात्पर्य यह है कि अपनाई जाने वाली पद्धति में स्थिरता एवं एकरूपता होनी चाहिए ताकि लेखों में संगति व तुलनात्मकता बनी रहे। इससे लेखों में संबंधित पक्षों का विश्वास भी बढ़ता है। जैसे यदि एक व्यवसायी संपत्तियों पर वास की स्थायी किस्त पद्धति स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाता है तो वह उचित नहीं होगा कि वह प्रतिवर्ष इस पद्धति को बदलता जाए। स्टॉक के मूल्यांकन में लागत एवं बाजार में मूल्य में कम पद्धति को अपनाकर उसे केवल बाजार मूल्य पर दिखाने की पद्धति अपनाना। भारतीय कंपनी विधान के अनुसार लेखा अवधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कंपनी के वार्षिक खातों में दिखाना अनिवार्य है। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन की अगली परंपरा, कानून पालन की परंपरा। लेखांकन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वर्तमान कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। एक व्यवसायी को विभिन्न प्रकार के कानून जैसे कंपनी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, आयकर एवं बिक्री कर अधिनियम आदि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लेखापाल को चाहिए कि लेखांकन के सभी कानूनों को ध्यान रखे तथा अंतिम खाते भी वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप तैयार करें। इस तरह हमने लेखांकन की 5 परंपराएं पढ़ी। ये परंपराएं थी, पहली परंपरा थी रूढ़िवादिता की परंपरा या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। दूसरी परंपरा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। तीसरी परंपरा जो आपको बताई गई वो थी महत्वता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। चौथी परंपरा संगति या एकरूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। पांचवी और अंतिम परंपरा जो आपको बताई थी वो है कानून पालन की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ। थैंक यू।